हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कक्षा 10th के यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, महत्वपूर्ण घटनाएं और तथ्य और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके आंसर भी जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं। 18वीं सदी में कई देश जैसे जर्मनी, इटली तथा स्विट्ज़रलैंड आदि उस रूप में नहीं थे जैसा कि आज हम इन्हें देखते हैं। ये छोटे राज्यों में विभाजित थे जिनका अपना एक स्वतंत्र शासन था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा शासन करता था। 1804 की नेपोलियन संहिता इसे 1804 में लागू किया गया। इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। इसने न केवल न्याय के समकक्ष समानता स्थापित की बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। वहाँ वोट देने और चुने जाने का अधिकार केवल उन्हीं पुरुषों को था जिनके पास संपत्ति थी। संपत्ति विहीन पुरुषों और सभी औरतों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। केवल थोड़े ही समय के लिए जैकोबिन शासक के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस लाई और उसमें महिलाओं का अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। वियना कांग्रेस 1815 में ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। नंबर 7 पर है, वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जनवरी 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। राष्ट्रवादी आंदोलन में सभी यूरोप राज्यों जैसे फ्रांस, इटली की औरतें ने सक्रिय योगदान दिया। महिलाओं ने अपने समाचार पत्र शुरू किए, अनेक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन बनाए, प्रदर्शन में भाग लिया। इतना होने पर भी उन्हें असेंबली के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं था। महत्वपूर्ण शब्दावली। कुलीन वर्ग, ये जमीन के मालिक व यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। कुलीन वर्ग जो था वो वहाँ का यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था, क्योंकि इन्हीं के पास ज़मीन थी और यही पैसे वाले भी थे उस वक्त के। नंबर 2 पर निरंकुशवाद, ये एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं था। उदारवाद यानी लाइबरलिज्म शब्द लातिनी भाषा के मूल शब्द लाइबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के समक्ष समानता। जनमत संग्रह, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा क्षेत्र की सारी जनता से
किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है। यूटोपिया कल्पनादर्श एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, उसे यूटोपिया कहा गया। रोमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। नारीवाद नंबर 8 पर है। नारीवाद स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद है। जुकर्स प्रसा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे, जुकर्स कहा गया उसे। जॉल बेरायन यह एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रसा की पहल पर स्थापित हुआ था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो पहले 20 से भी अधिक थी। यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। महत्वपूर्ण इनमें जो व्यक्ति थे उनके बारे में हम जानेंगे अब। महत्वपूर्ण व्यक्तियों में जिउसेप्पे मैत्सनी, इटली का एक महान क्रांतिकारी जिसने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया और जिसके फलस्वरूप इटली में एकीकरण की भावना को बल मिला। वह राजतंत्र के घोर विरोधी थे। जिउसेप मैत्सनी, याद रखिएगा इस बात को। जिउसेप मैत्सनी जो थे वो इटली का एक महान क्रांतिकारी जिसने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया था। नंबर 2 गैरिबॉल्डी इटली का महान क्रांतिकारी जो मैत्सनी का सहयोगी व समकालीन था। उसने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की जिसकी सहायता से उसने ऑस्ट्रिया को हराया। उसने इटली की स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन किए। काबूर को इटली का बिस्मार्क माना जाता है। वह इटली के सार्डिनिया राज्य का प्रधानमंत्री था। उसने सर्वप्रथम अपने राज्य को इटली में मिलाने का कार्य किया। बिस्मार्क जर्मनी के इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त है। बिस्मार्क को उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लोहे की नीति अपनाई। उसके प्रयासों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। ये इनके कुछ प्रतीकों का अर्थ है। अब हम इससे रिलेटेड एक अंक वाले प्रश्न देखेंगे, फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये कुछ इसमें प्रयोग किए गई बातें हैं जिनके कुछ महत्व हैं जो ये दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम एक अंक वाले क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेडरिक सोरियू कौन था? फ्रेडरिक सोरियू कौन था? तो ये फ्रांसीसी चित्रकार था। फ्रांसीसी चित्रकार, ये आप देख सकते हैं। अंस्टन रेनन कौन था? अंस्टन रेनन ये फ्रांसीसी दार्शनिक था। ओके। जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? वह किस बात का प्रतीक था? तो जर्मन राष्ट्र का जर्मेनिया जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक था। ये आप देख सकते हैं। मोंटेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या
अधिकार विभाजन का प्रतिपादन किया। कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? तो वो फ्रांसीसी क्रांति थी। फ्रांसीसी क्रांति को राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति माना जाता है। जूल वेराइन क्या था व किस प्रकार वह जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक बना? तो जूल वेराइन एक जर्मन शुल्क संघ था जो अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। 1834 में स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त किया व मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी। इस प्रकार यह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक बना। मैथ्सनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। तो मैथ्सनी द्वारा दो भूमिगत संगठन, यंग इटली पहला, दूसरा यंग यूरोप, ये दोनों थे। 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? तो राष्ट्र राज्य का उदय हुआ उस समय, जिसने यूरोप की राजनीतिक स्थिति भी बदली, भौतिक दुनिया में भी परिवर्तन किए। क्या हुआ? राष्ट्र राज्य का उदय हुआ उस समय। बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था? तो बाल्कन क्षेत्रों के निवासियों को स्लाव कहते थे, याद रखिएगा। वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई? वियना कांग्रेस 1815 में वियना कांग्रेस आयोजित की गई। 1815 की वियना संधि से किसका संबंध था? तो उसका 1815 की वियना संधि से ड्यूक मेटरनिक का संबंध है। नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना वियना संधि का मुख्य उद्देश्य यही था। वियना संधि का मुख्य उद्देश्य था नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए जो बदलाव थे उन्हें खत्म किया जाए, इसीलिए वियना संधि आई। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये बात जो कही गई थी ये मेटरनिक ने कही थी कि फ्रांस छींकता भी है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? तो कॉन्स्टेंटिनोपल इसका राइट आंसर है। आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वोल्फटॉन ने, आप देख सकते हैं, वोल्फटॉन ने किया। आंखों पर पट्टी बांधे हुए एक तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो आप सब जानते हैं, जो कि हमारे यहाँ को जो कोर्ट में देखे होंगे आपने, एक महिला लिए होती है, वो न्याय का प्रतीक है, हम देख सकते हैं। अब हम लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो कि 3 और 5 नंबर के आते हैं उनके बारे में जानेंगे, और इसका बार बार आप 1-2 बार और रिवीजन करिएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय, पहले लघुत्तरीय देखते हैं हम। तो लघुत्तरीय में फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की, ये देखते हैं। तो पितृभक्ति और नागरिकता के विचार लाए वो।
नए राष्ट्रीय चिन्ह बनाए, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था लागू की, राष्ट्रीय भाषा बनाई, जो वहाँ की मुख्य भाषा होगी उसे राष्ट्रीय भाषा में बदला, एक समान भार व मान की व्यवस्था बनाई। इस प्रकार से वो क्रांतिकारी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा की उन्होंने। नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया, जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तर्कसंगत बना दिया। समीक्षा कीजिए। जो नेपोलियन की सहायता ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किए गए, इसी से तर्कसंगत बनी ना। तो शहरी क्षेत्र में भी सुधार किए गए और व्यापार में सुधार हुए तो तर्कसंगत बनी, सुधार हुए तो तर्कसंगत बनी। यूरोप के राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यूरोप के राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने कला, काव्य, कहानियां, संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया। लोकगीत, जनकाव्य व लोक नृत्य, इन्होंने भी राष्ट्रवादी भावना को विकास में सहायक हुए। स्थानीय बोलियों व लोक साहित्य पर बल मिला तो आत्म राष्ट्र के प्रति भावना बढ़ी। और भाषा एक दूसरे की पहचानेंगे तभी तो जान पाएंगे, तो इससे भी राष्ट्र भावना की, राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी। चौथा है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन निम्न है। आरंभ में विलियम प्रथम के प्रजा के सिंहासन पर आसीन होना। जर्मनी के एकीकरण का जो कारण हुए उसमें एक था कि आरंभ में विलियम प्रथम के प्रसा राज्य के सिंहासन पर आसीन हुआ। विलियम प्रथम। बिस्मार्क द्वारा जर्मन एकीकरण की भूमिका तैयार की गई। वियना कांग्रेस आई, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट आई, एकीकरण में बाधाएं हुई। इस बिस्मार्क द्वारा ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि पराजित हुए। विश्व शक्तियों को तटस्थ किया व एकीकृत जर्मनी का एक राष्ट्र के रूप में उभरना, ये सब जर्मनी का एकीकरण के ही प्रक्रिया का अंग है, के कारण है। 5 है इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। इसके मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं क्या थी? तो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया 1832 में काबूल सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। फ्रांस से संधि, ऑस्ट्रिया पराजित व 1859 में लुवार्डी को राज्य में मिला लिया। द्वितीय, मैडोना, टस्कनी, पार्मा आदि का जनमत संग्रह द्वारा सार्डिनिया में विलय। तृतीय चरण में 1860 में गैरिबाल्डी द्वारा सिसिली व नेपल्स पर विजय। चतुर्थ चरण में वेनेशिया व रोम पर अधिकार हुआ। 1871 में पोप से समझौता व एकीकृत इटली का उदय हुआ। वो एकीकरण में बाधाएं क्या थीं? तो बाधाएं राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास, ये एक बाधा थी, मुख्य बाधा थी। विदेशी शक्तियों का आधिपत्य उस समय ज़्यादा था। पोप का शासन रहा। वियना कांग्रेस रही। अनुदारवादी शासक थे। ये उस समय बाधाएं थीं, एकीकरण एक नहीं हो पा रहे थे, एकीकरण की बाधाएं थीं। इटली में। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार था? यह किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं, एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। पहले नृजातीय पहचान, राष्ट्र की अहमियत व सत्ता में वृद्धि,
1628 में राजतंत्र से संसद द्वारा ताकतें छीने जाने, 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन, स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व, आयरलैंड को 1801 में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया, नए ब्रिटिश राज का निर्माण, आंग्ल संस्कृति का दबदबा व राष्ट्र के प्रति झंडा व राष्ट्रगान को बढ़ावा, पुराने राष्ट्र मात्र सहयोगी रूप में, ये सब ब्रिटेन में राज्य क्रांति का निर्माण एवं लंबी प्रक्रिया का परिणाम थे। यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो यूरोप पर नंबर 1 प्रभाव, यूरोप पर प्रभाव, ये जो कारण थे जो उत्तरदायी थे। यूरोप पर प्रभाव, राष्ट्र राज्यों का उदय। 2, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक समानता पर बल, अन्य राष्ट्रों में मानवीय अधिकारों की मांग, निरंकुश प्रजातंत्रों में क्रांतिकारी प्रतिक्रिया, ये सब राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कारण बने। फ्रांसीसी क्रांति का न केवल फ्रांस पर अपितु पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। समीक्षा कीजिए। तो इसका उत्तर है फ्रांस पर प्रभाव, लोकतांत्रिक शासन की स्थापना, समाज की नींव, नवीन कानून संहिता लागू, नेशनल असेंबली का गठन, आर्थिक एकीकरण, कानून के समक्ष बराबरी, संपत्ति का अधिकार सुरक्षित, मध्यम वर्ग का उदय, उदारवादी विचारधाराओं का प्रारंभ, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, संस्कृति व भाषा की भूमिका, जन विद्रोह। ये सब हेडलाइंस हैं, ज़्यादा विस्तृत नहीं कर पाएंगे क्योंकि दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं, ये बहुत बड़े हो जाएंगे, वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम आपको शॉर्ट्स में समझा रहे हैं। 1804 की नागरिकता संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो जन्म पर आधारित सुविधाओं की समाप्ति, संपत्ति के अधिकार की बहाली, जमींदार व सामंती व्यवस्था की समाप्ति, यातायात तथा संचालन व्यवस्था में सुधार, मानक नापतोल के पैमाने चलाए गए, एक राष्ट्र मुद्रा चलाई गई। यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषताएं लिखिए। तो यूरोप की कुलीन वर्ग की विशेषताओं में जीवन जीने की समान शैली थी, भूस्वामित्व था, कूटनीतिक भाषा थी, आपस में वैवाहिक संबंध भी थे, उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग था। ये उनकी मुख्य विशेषताएं थीं। 1815 की वियना संधि के उद्देश्य बताइए, इसके प्रमुख प्रस्ताव व व्यवस्थाओं का भी वर्णन कीजिए। तो उत्तर नीदरलैंड के साम्राज्य की स्थापना हुई। पहला, दक्षिण में जेनेवा पिटमांड के साथ मिला दिया गया, प्रशा को पश्चिम में नए क्षेत्र दिए गए, पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया, ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। यूरोप में उदारवादियों द्वारा समर्थित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आदर्श क्या थे? तो कानून के समक्ष समानता, वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं, बाजार की स्वतंत्रता तथा राज्य द्वारा वस्तु एवं पूंजी के प्रभाव पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने के पक्षधर। औद्योगिक की वृद्धि ने किस प्रकार यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदल दिए? तो पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि, शहरों का विकास और वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ। तो इससे सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदले, इससे व्यक्तियों की आमदनी बढ़ी, श्रमिक व मध्यम वर्ग का उदय हुआ, श्रमिक हुए, काम करने के लिए व्यक्ति आगे आए। नंबर 3, कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के विचारों की लोकप्रियता,
जब कुलीन विशेषाधिकार की समाप्ति के विचार हुए तो उनकी लोकप्रियता भी हुई। यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या थी? तो स्वयं के राजनीतिक संगठन बनाना, समाचार पत्रों का प्रकाशन करना, मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष हुआ, फिर राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा भी लिया। इससे उनकी विशेष भूमिका का पता चलता है कि वहाँ की महिलाएं पहले कितनी सुदृढ़ और शिक्षित थीं। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर के क्या कारण थे? जनता पर अत्याचार, निरंकुश शासन व्यवस्था, उदारवादी विचारों का प्रसार, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा, शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका, ये सभी 19वीं सदी में यूरोप के राष्ट्रवाद की लहर के कारण थे। 1815 से 1819 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय केंद्रों के 3 प्रवाहों को विस्तार से लिखिए। तो वस्तुओं का प्रवाह नंबर 1, नंबर 2 पूंजी का प्रवाह, नंबर 3 लोगों का प्रवाह।